नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौकसी। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। मध्य प्रदेश सरकार ने मई से तबादले करने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के कारण यह तबादला उद्योग शुरू ही नहीं हो पा रहा है। नई तबादला नीति को लेकर भी संशय बना हुआ है, लेकिन अब तबादलों के अधिकारों को लेकर मंत्री मुखर होने लगे हैं। पिछले दिनों हुई कैबिनेट बैठक में एक बार फिर यह मामला उठा। शुरुआत की शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जैसे ही तबादले का पावर नहीं होने की बात उठाई, अन्य मंत्री भी सुर में सुर मिलाते दिखे। ये देख एक बार फिर इस मामले को लेकर कोरोना काल का हवाला देकर रफा दफा कर दिया गया। यह पहला मौका नहीं है जब तबादलों को अधिकारों को लेकर बात उठी हो। इसे लेकर पहले भी मंत्री अपनी पीड़ा का इजहार कर चुके हैं। दरअसल अभी जो भी तबादले हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री समन्वय से किए जा रहे हैं। इससे एक साल से तबादला नहीं हो पा रहे हैं, मंत्री और तबादला नहीं करवा पा रहे हैं और मान्यों को पीड़ा झलकने लगी है। तबादला नहीं कर पा रहे हैं, विधायकों का भी लगातार दबाव है। तो मनोज जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि तबादला नीति लागू नहीं हो पा रही? एक तो कोरोना काल है, दूसरा जो माननीयों का, जिस तरह से हम विधायकों कहते हैं, एक तरह से मंत्रियों पर प्रेशर है। मंत्री कोई कामकाज कर नहीं पा रहे हैं, तो एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है क्या इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, अगर हम देखें कि अगर जब से मार्च में जब शिवराज सिंह सरकार आई थी पिछले साल, उसके बाद कोरोना काल की शुरुआत हो गई थी, लेकिन हमने देखा कि बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस के साथ निचले स्तर पर तबादले हुए। जहाँ तक बात कोरोना काल की, निश्चित तौर पर जो दूसरी लहर थी वो काफ़ी भयावह थी। अब जाकर वो स्थितियाँ कंट्रोल में आई और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार को तब भी पता था कि कोरोना काल चल रहा है, और जब अगर आपने ये घोषणा की थी कि अब मई से नई तबादला नीति लेकर आएंगे, पहले बात हुई थी कि अप्रैल में आएगी, फिर उसको संशोधित किया गया। लेकिन मनोज जी, उसमें एक अधिकार दिए हैं प्रभारी मंत्रियों को, कुछ जिले में वो तबादले कर सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रभारी मंत्री तो बने नहीं। और सर्वाधिक इस मामले में हम देख रहे हैं कि बार बार जो मुखर हो रहे हैं वो गृह मंत्री हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, निश्चित तौर पर ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी आप याद कीजिए कि जब मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तब भी ये मामला उठा था कि आईपीएसओ के तबादले समन्वय से होंगे। निचले स्तर के तबादले अगर प्रभारी मंत्री कर देंगे तो फिर गृह मंत्री क्या करेगा? तो लगभग यही गृह मंत्री स्थिति। ने एक सीएस को चिट्ठी भी लिखी थी इसको लेकर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आप ये देखिए कि अगर सब कुछ अगर यही इसी प्रक्रिया से होगा तो विभागीय मंत्री करेंगे क्या? तबादले निश्चित तौर पर हो रहे हैं, समन्वय के नाम पर हो रहे हैं, लेकिन जो एक आधिकारिक रूप से होना था, क्योंकि ऐसा एक बड़ा वर्ग है कर्मचारियों का जो तबादला चाह रहा है, लेकिन जब तक आप वो विंडो खोलेंगे नहीं औपचारिक रूप से, क्योंकि जिसके पहुँचेगी, जिसके पास पावर है, मसल्स पावर, मनी पावर, या जो भी पावर हो, अप्रोच हो उसकी, वो तो मन जाई जगह पोस्टिंग करा ले रहा है। उसके हम देख रहे हैं इक्का दुक्का ट्रांसफ़र निकल ही रहे हैं। कलेक्टर एसपी के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, निचले स्तर पर हो रहे हैं। अभी हमने देखा पिछले दिनों परिवहन विभाग में थोकबंद ट्रांसफ़र हुए हैं कई सारे। तो जो सक्षम है वो तो सब करवा रहे हैं, लेकिन एक आम कर्मचारी, क्योंकि जो मान लीजिए शिक्षक है या बाकी जो कर्मचारी हैं, उनके संग बड़ा पेच फंसा हुआ है। दूसरी एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि अब जून की शुरुआत हो गई है, 15 दिन बाद मध्य प्रदेश में मानसून आ जाएगा। स्कूल कॉलेज की बात हो रही है कि 15 तारीख से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, इसको लेके अभी कोई रोड मैप बना नहीं है। 12वीं 10वीं में सरकार की ओर से हो गए एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब ऐसे में सरकार अगर जून के आखिर में या जुलाई में ट्रांसफ़र करती है तो बच्चों की एक तो वैसी पढ़ाई कोरोना के कारण प्रभावित हुई है, फिर अगर उस कर्मचारी का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, वहाँ उस स्कूल में उसको एडमिशन होता है कि नहीं होता है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ेगी उनको, क्योंकि ये ऐसा काल चल रहा है कोरोना का जिसमें कह रहे हैं कि बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि राज्य सरकार को जल्दी कोई निर्णय ले लेना चाहिए कि भले आप व्यापक पैमाने पर ना करें तबादले, लेकिन आप सबके आवेदन बुलवा लीजिए जो, और आपको लगता है प्रायोरिटी के हिसाब से जिनके ट्रांसफ़र करना है 15 जून के पहले उनके तबादले कर दीजिए। लेकिन हमने देखा है पिछली 15 माह की सरकार को देखें हम, तो सरकार पर आरोप लगे थे तबादला उद्योग चल रहा है। क्या सरकार में ये कहीं डर है कि फिर भारी भरकम तबादले होंगे तो फिर उस पर भी इस तरह के सवाल उठने लगेंगे? देखिए, ये तो अभी हम देख रहे हैं कि जो भी जब शुरुआत में जब ट्रांसफ़र हुए थे तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था, तो ये तो कोई नई बात नहीं। जो भी सरकार आती है वो ये कहती है कि प्रशासनिक दृष्टि से ये ट्रांसफ़र जरूरी है, और विपक्ष हमेशा जो कहता है वो कहता है कि ये तबादला उद्योग चल रहा है।
लेकिन जब हम एक सूचना प्रौद्योगिकी के ऐसे दौर में हैं तो आप उसमें कई सारे आपके पास उपाय हैं कि आप पोर्टल पे बुला लीजिए ट्रांसफ़र के। जैसे हमने देखा था प्रभुराम चौधरी जब स्कूल शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने अच्छा प्रयोग किया था और ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए थे, तो लोगों को पता ही नहीं चला और जो जिनकी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जगह थी उनके ट्रांसफ़र वहाँ हुए और उनको सीधे सूचना मिल गई। तो जो बीच में एक चेन चलती है बाबुओं की, जो पहले आपको फ़ोन लगा कर बताती है कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है, मैं आपका रुकवा सकता हूँ या आप चाहें तो यहाँ करवा सकता हूँ, तो ये प्रोसेस तो आप वैसे भी चाहें तो सरकार रोक सकती है। कोई ऑनलाइन प्रक्रिया ऐसी अपनाने लेनी चाहिए सरकार को जिस पर आरोप ना लगें। तो जिस तरह से शिक्षा विभाग में हुए, अन्य विभागों में भी इस तरह से तबादले हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार के पास सारा डाटा है कि किस विभाग में कहाँ कमी है, कहाँ एक्सेस कर्मचारी हैं। हेल्थ की बात करें, सरकार को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किन इलाकों में डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है या दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। ऐसी तमाम सारे जो PWD हो, स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, बाकी जो जितने भी 56 विभाग हैं सरकार के, उन सब का डाटा सरकार के पास है और उनको पता भी है कि एक्सेस कर्मचारी कहाँ और कर्मचारियों की कमी कहाँ पर है। कर्मचारी अपना जब आवेदन देता है वो लिख कर भी देता है कि उसको किस क्षेत्र में जाना है, क्यों जाना है, ये तमाम प्रोसेस सरकार के पास है। जब हम देखते हैं कि आपने स्कूल के कर्मचारियों के लिए कह दिया है कि आप एक अटेंडेंस लगा दीजिए, अब मोबाइल के ई अटेंडेंस का दौर आ गया है, वर्चुअल हम देख रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, गैस सिलेंडर हम देखते हैं कि आधी रात में आप कहीं भी हैं गैस सिलेंडर बुक कर लीजिए, पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जब सब कुछ आप सक्षम हैं उस तरह के मामले भी नहीं आएंगे जिस तरह से मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं कि अपने विभाग में यदि उनका कोई रिश्तेदार है उसका तबादला कर दिया, उनने बदले में उसके रिश्तेदार का तबादला कर दिया। बिल्कुल, हमने पिछली सरकार में देखा था कि एक मंत्री ने डॉक्टर भाई का ट्रांसफ़र कर दिया था, दूसरे मंत्री ने उनके शिक्षक भाई का ट्रांसफ़र कर दिया, दोनों मिलकर बैठे एक दूसरे के ट्रांसफ़र वापस कैंसिल कर दिए। तो उससे बेहतर है कि अगर आप तकनीक का सही उपयोग करेंगे तो शायद एक निष्पक्ष रहेंगे और ये आरोप नहीं लगेंगे कि आप इसमें जानबूझ के पार्सलिटी कर रहे हैं या एक तबादला उद्योग चला रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, सरकार चाहे तो ऐसी एक पारदर्शी नीति बना सकती है जिसमें किसी तरह के आरोप ना लगें, मंत्रियों पर भी आरोप ना लगें। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जब तबादले होते हैं तो दिल्ली तक से फ़ोन आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, नाते रिश्तेदार। जब एक पॉलिसी ऐसी बन जाएगी पारदर्शिता, तो उसको अगली सरकार को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने जयवंत सिंह पवैया उदाहरण है, जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मध्य प्रदेश में प्रोफेसर इतने पावरफुल हैं कि अगर उनका ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रधानमंत्री को छोड़ के वो सबकी अप्रोच लगवा देते हैं। बिल्कुल मनोज जी, तो चलिए हम अगली खबर का रुख करते हैं। जी हां, कई मामलों में केंद्र और अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने प्रशासन तंत्र को कसने मोदी फार्मूला अपना रहे हैं। इसका फायदा भी एक पथ दो काज की तर्ज पर मिल रहा है। प्रशासन तंत्र भी काबू में नहीं आ रहा है और मंत्रिमंडल के सहयोग भी सीएम अपने मातहत अफसरों को भी टास्क दे रहे हैं और मंत्रियों को भी टास्क दिया जा रहा है। इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अफसरों से 1 to 1 चर्चा की, फिर मंत्रियों को कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी देते हुए टास्क दे दिए। अब वे मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा कर रहे हैं, जिसने प्रदेश के सियासी और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रेशर पॉलिटिक्स का नया खेल शुरू हो गया है। कोरोना से राहत मिलते ही भाजपा नेता बारिश में सियासी पारा गर्म करने की जतन में लगे हुए हैं ताकि प्रेशर बनाकर अपने कामकाज निकाल सकें। अब देखना यह होगा कि उनके इस जतन से मोदी फार्मूले पर क्या असर पड़ता है। तो मनोज जी, ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है आजकल मध्य प्रदेश में, चाय पर चर्चा हो रही है, भोजन पर चर्चा हो रही है, इसको कहीं किस मायने में देखते हैं? राजनीतिक वजह है या सिर्फ ये जो तबादले से हम जो बात कर रहे थे इससे पहले कि तबादला नीति का पालन नहीं हो रहा है, मंत्रियों की चल नहीं पा रही, तो उस वजह से ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है? देखिए, दोनों कारण हो सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मंत्रियों की जहाँ तक बात है, हम देख रहे हैं कि अभी 3-4 दिन पहले की मामला है टीकमगढ़ का, कि जब विधायकों ने सरेआम कहा कि सिंधिया का नाम लेते हुए कहा कि वसूली की जा रही है उनके समर्थकों द्वारा। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हमारे सामने कि प्रेशर पॉलिटिक्स के कुछ मंत्री लगातार चर्चाओं में और कुछ क्या काम कर रहे हैं किसी को पता नहीं। इस कोरोना काल में मंत्रियों के जो समूह बनाए गए तो उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और इसको आप मुझे लगता है भली भांति और अच्छे से समझा पाएंगे दर्शकों को। देखिए मनोज जी, क्या रहता है कि तबादला नीति थी उसमें मंत्रियों की चल नहीं रही, जिस तरह से बार बार पॉलिटिक्स की बात आ रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी आप देखिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक में राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक सियासी मेल जोल चल रहे हैं। इस मेल जोल को भी कहीं ना कहीं उसी से देखा जा रहा है कि क्या वजह है कि ये सियासी प्रेशर बनाने की। क्योंकि आप देखते हो मोदी जी ने जो काम किए थे, मोदी जी का जो फार्मूला था वही फार्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया जा रहा है अभी। बिल्कुल, पहले अधिकारियों को टास्क दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, फिर इसके बाद टास्क अब मंत्रियों को दिया जा रहा है। उनके साथ इससे पहले आपने देखी कोरोना काल में ही
मंत्रियों के साथ एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी कि आपको गृह जिले का प्रभार दिया था, कोरोना प्रभार जिसको हम कह रहे थे, वो गृह जिले में आप काम करिए, आपके साथ एक जिम्मेदार अधिकारी को लगाया। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई मंत्री ना सक्रिय हुआ ना अधिकारी सक्रिय हुआ। तो इसके बाद इंडिपेंडेंट चार्ज देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री ने। अब उनको अलग अलग जिलों का जिम्मा जो दिया है उनकी समीक्षा कर रहे हैं कि आप जाके जन जागरूकता अभियान चलाइए, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर कीजिए, तमाम तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सरकार के प्रयास तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन जो अफसरों का जिनका ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि जैसा आपने ही बताया कि मंत्रियों के साथ साथ अफसरों को भी जिम्मा सौंपा गया था और बाकायदा उसमें लिखा गया था कि ऑक्सीजन की जिम्मेदारी किसकी है, इंजेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार के स्तर पर लगातार उठापटक चलती रही, लेकिन अफसर इसमें सक्रिय नहीं रहे। आज ही की हम कई दिनों की बात करें कि ब्लैक फंगस को लेकर इंजेक्शन की मारामारी थी, सरकार सक्रिय, सरकार के मंत्री थे, लेकिन जो सरकार के अफसर थे वो कहीं नज़र नहीं आए। सरकार के हम देख रहे हैं कि जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं तब हमने देखा कि मंत्री अपने स्तर पे लगे, मुख्यमंत्री लगे, लेकिन जो सीएम है, ऐसा भी हुआ कि कई बार अफसरों की वजह से किरकिरी हुई है, खासकर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की वजह से। बिल्कुल, और सीएम ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसके बाद हाईकोर्ट जब कह देता है कि हड़ताल को अवैध करार दे देता है, इसके बाद मंत्री सक्रिय हैं, लेकिन जिनका काम ब्यूरोक्रेसी वो कहीं इसमें सक्रिय नहीं नजर आ रहे हैं। इस बार स्वास्थ्य महकमे की भूमिका पर भी कई बार सवाल उठे हैं, खासकर एसीएस जो हेल्थ है मनोज जी, उन्होंने पहले कोरोना के जो आंकड़े आ रहे थे उनको लेके गलत मीडिया को फीडबैक किया, और इसके बाद लगातार क्या वजह है हेल्थ डिपार्टमेंट पहले की जो पिछले कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था उससे सबक नहीं ले पाया, या कहीं समन्वय नहीं बनने पा रहा है उनमें? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक संवाद नहीं हो रहा है कहीं कहीं। इसका हमने देखा कि शुरुआत में हमने देखा कि हेल्थ विभाग में कई सारे बड़े अफसरों को हटाना पड़ा था सरकार को, कई सारे नए अफसरों की ड्यूटी लगाना पड़ी थी एंड मौके पर कि किसको इंजेक्शन की जिम्मेदारी, किसको ऑक्सीजन की। हमने देखा कि परिवहन विभाग के अफसरों को भी इसमें शामिल करना पड़ा, उसके बड़े अधिकारी हमने देखा पश्चिम बंगाल तक गए और वो कई सारी चीज़ें लेकर आए। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक संवादहीनता की स्थिति, और या अफसरों को ये लग रहा है कि जब मंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ देख ही रहे हैं तो हमें करना क्या है। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। वैसे लोग भले ये माने कि सरकार तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो सरकार बाबुओं के ही भरोसे है। पिछले दिनों कई मंत्रालय के फरमान देख लीजिए जिसने सरकार की खूब फजीयत कराई। स्वास्थ्य महकमे के एसीएस मोहम्मद सुलेमान की तरफ से कलेक्टरों के पास एक आदेश पहुंचा कि टीकाकरण में सेक्स वर्कर को भी प्राथमिकता दी जाए, जबकि मध्य प्रदेश सेक्स वर्कर फ्री राज्य है। इस आदेश से सरकार की किरकिरी हुई और इसके बाद इससे बचने के उपाय ढूंढे गए। सलाह भी एक बाबू ने दी कि सेक्स को लेकर सैलून कर दिया जाए और कह दिया जाए कि टाइपिंग मिस्टेक थी। उपाय काम कर गया और अफसर व बाबू कार्रवाई से बच गए। तो ब्रजेश जी कैसे देखें इसको, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि महज ये इतना सा मामला था, टाइपिंग मिस्टेक थी कि सैलून वर्कर को सेक्स वर्कर लिख दिया, तो सैलून वर्कर तो अभी भी घर पर बैठे, उनकी दुकानें तो अभी भी सरकारी आदेश में खुली नहीं है। जबकि हम देख रहे हैं जब किराना की दुकान खुल गई है तो जो नियम उनके लिए बना दिए गए थे, बाकी जो दुकान खुली उनके लिए, सैलून वालों के लिए भी बना दिए जाते हैं कि एक बार में एक ही ग्राहक, क्योंकि वहाँ तो और अच्छा है कि जो सैलून वर्कर होता है वो अगर एक ग्राहक है और एक सैलून वाला है तो एक ही ग्राहक की हजामत करेगा, कटिंग करेगा या जो भी उसको करना है, बाकी के लिए उपाय नहीं है, बाकी को वो अंदर प्रवेश ना करना दे। देखिए मनोज जी, ये मतलब एक उदाहरण है, बाकी तो कई सारे ब्यूरोक्रेसी के किस्से आपको पता भी हैं। देखिए मनोज जी, हमेशा हर बार वही एरर आता है क्या? आप देखिए कि जब इससे पहले भी ऐसा एरर आया था तब तो आपने ये सफाई नहीं दी थी कि ये कंप्यूटर एरर की है, टाइपिंग एरर की वजह से हुआ है। क्योंकि सेक्स वर्कर का आप उल्लेख कर रहे हो, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है मनोज जी कि यदि उसमें सेक्स वर्कर लिखा था, ठीक है, एक बाबू ने लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक थी, एरर आ गया था, जो भी था उसमें आपकी गलती थी, लेकिन एक आदमी ने टाइप किया, दूसरे के पास जाता है और टॉप अधिकारी उसको साइन करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि यदि मैंने कोई खबर बनाई है वो सीधी चल गई है तो उसमें गलती हो गई तो मैंने मान ली। अधिकारियों में एक के बाद होता है, बाबू बनाता है पूरा, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रशासन तंत्र में जिस तरह से व्यवस्था चलती है। इसके बाद वो सीएस के पास जाता है, एसीएस के पास जाता है, तमाम पीएस के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, एक के बाद एक जाता है, एक चैनल सिस्टम है वहां पे। और प्रदेश भर के कलेक्टरों के पास गया, टॉप मोस्ट अधिकारी के पास जब पहुंचा है, तो हमारा सवाल ये है मनोज जी उसमें कि आपके पास गया है तो आप बाबू बना के लाया, आपने साइन किए और आगे बढ़ा दिया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार नजर डालें उस पर, उसको पढ़ें कि क्या देखें। तो क्या ये तमाम अधिकारी पढ़े लिखे नहीं है, हिंदी नहीं आती है इनको? तो ये सिर्फ एक बचाव के लिए कि वो हम सैलून वर्कर लिख रहे थे,
लेकिन वो सेक्स वर्कर लिखा लेकिन गया। लेकिन आपको नहीं लग रहा अगर इसको मान लीजिए एरर भी मान लिया जाए तो अभी हम इसी आदेश में देखिए शराब की बात करें, 8 बजे से कर्फ्यू है, 8 बजे के बाद आप निकलते हैं तो आपके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, आपका चालान बन जाएगा। लेकिन शराब की दुकान 10:30 तक खुली है, तो वो तो एक बहुत अच्छा बहाना आदमी के लिए, अगर वो घूमते पकड़ा जाए तो वो कह सकता है मैं तो शराब की दुकान पर गया था शराब लेने, क्योंकि दुकान 11:30 तक खुली है। इसका मतलब है आप चाहते हैं कि लोग वहाँ 11:30 तक खरीदने जाएँ। देखिए मनोज जी, सही कहा आपने कि सरकारी जो आदेश होते हैं उसमें ऐसी कई खामियां रहती हैं और आप उनका पालन नहीं करा पाते हो। आप खुद ऐसे लूप होल छोड़ देते हो जिससे लोगों को कानून का उल्लंघन करने का मौका मिल जाए। आप देखिए, आज शहर में, तमाम शहरों में आपने कुछ दुकानों को आपने इजाज़त दी है कि ये खुलनी चाहिए, कुछ पे बंदिश लगाई कि अभी उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन पूरे शहर में जाके देख लीजिए, आप 133 पे कार्रवाई करते हो, 140 पे कार्रवाई करते हो, रोज़ आपको कार्रवाई करना पड़ रही है दुकानों पे। जिनको अनुमति नहीं है वो भी दुकान खोल रहे हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था ही क्यों नहीं बना देते कि आप ऑड एंड इवन टाइप ऑड इवन कर दें, या हमने देखा कई शहरों में कि एक दिन लेफ्ट हैंड की दुकान खुलती है, एक दिन राइट हैंड की दुकान। आप सभी पे आपको विचार करना चाहिए। क्या कपड़ा व्यापारी का कोई बिजनेस नहीं है क्या? उसकी रोजी रोटी नहीं चलनी चाहिए क्या? क्या मैकेनिक की रोजी रोटी नहीं चाहिए? और एक बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने कही है कि शादी की आपने अनुमति दे दी है कि वर वधू पक्ष के 20 लोग रहेंगे, लेकिन कपड़े की दुकान बंद है, सोने चांदी की दुकान बंद है, केटरिंग वाले की दुकान बंद है, होटल वाले की टेक होम की सुविधा आपने दी है, तो शादी आदमी करेगा क्या? क्योंकि आपने मैरिज हॉल पे भी प्रतिबंध लगा रखा, आपने धर्मशालाएं बंद कर रखी है, अब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? मैरिज हॉल आप खोल दो। अगर एक छोटा आदमी है तो वो घर में करेगा, तो 20 लोग अगर हैं उसके घर में, अगर सरकारी आंकड़े के हिसाब से, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेगा? बिल्कुल मनोज जी, देखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आपको पार्कों को भी खोलना पड़ेगा, मतलब गार्डन को खोलना पड़ेगा कि गार्डन में आप सोशल डिस्टेंस कर सकते हो। कमरे में यदि कोई 15x30 के मकान में रहता है या 750 स्क्वायर फीट 550 स्क्वायर फीट में रहता है, यदि उसको शादी करना है तो आप वो कैसे करेगा? हर कमरे में एक आदमी बिठाएगा तब भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर सकता। तो सरकार ये व्यवहारिक चीज़ें देखना चाहिए, उसको व्यवहारिक देखना चाहिए, ज़मीनी धरातल पर क्या हकीकत है वो जानना चाहिए। मुझे लगता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो एसी चैम्बर में बैठ के आदेश निकाल देते हैं, उनको इससे पता नहीं चलता कि इससे दिक्कतें क्या है। एक व्यक्ति का आप फायदा पहुंचा रहा हो, दूसरे का नुकसान हो रहा है। आप बताइए, आपने सबको छूट दे दी है कि आप जाइए दुकानों पर खरीदारी कीजिए, शादी ब्याह करिए, नौकरी पे जाइए, लेकिन यदि उसकी गाड़ी खराब हो गई तो वो किस मैकेनिक के पास जाएगा? हार्डवेयर के पास जाएगा नहीं, पार्ट्स खरीदने नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा? आपका परिवहन वैसे ही कमजोर पड़ा हुआ है, आपने 1-2 बस चलाई हैं, और बसें में यदि ज़्यादा बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों? यही कारण है कि ऑटो जो सेक्टर है वो इस कोरोना काल में भी बड़ा बूम कर गया मनोज जी। तेजी से गाड़ियां बिकी क्योंकि लोगों को लगा कि अब अपने साधन से ही आपको जाना पड़ेगा, सुरक्षा की दृष्टि से। और उसको दूसरी दिक्कतें भी, 2 व्हीलर में उठी, जो 2 व्हीलर खरीद सकता था उसने 2 व्हीलर खरीदे। तो सरकारी आदेशों में जो विसंगतियां हैं ये व्यवहारिक नहीं है। इसी तरह का एक आदेश पहले भी निकला था मनोज जी, यदि शराब की हम बात करें तो शराब का एक आदेश निकला था कि मुख्यमंत्री के सामने ये विचार आया होगा कि क्यों ना शराब की दुकानें बढ़ा दी जाएं, देसी में अंग्रेजी की वो दे दी जाए, इससे राजस्व बढ़े। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर, लेकिन सरकार की नीति वैसी नहीं थी, मंशा ऐसी नहीं थी। जिस तरह मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, भाजपा सरकार को ऑनलाइन शराब का प्रपोजल भी उन्होंने रद्द कर दिया था, और ज्यादा शराब दुकानें खोलने के बारे में भी वो तैयार नहीं रहते हैं। पहले भी हमने देखो नर्मदा किनारे या धार्मिक स्थल, धार्मिक नगरियों से शराब की दुकानें 5 किलोमीटर बाहर की थी। तो इस तरह की जब सरकार की नीति है, सरकार की मंशा है, उससे विपरीत आप जाने की क्या जरूरत है आपको? आप देखिए कि आपने कह दिया कि हर 5 किलोमीटर पर शराब की दुकान खोली जाएगी, आपने आदेश जारी कर दिया, तत्काल आपको वापस लेना पड़ा, और इससे सरकार की फजीयत होती है। बार बार ये फजीयत क्यों कराते हैं अधिकारी? उनको शायद लगता है कि जैसे वो आदेश पे साइन कर देते हैं कि सैलून और सेक्स वर्कर का, बाद में उनको समझ में आता है, तो उनको लगता है कि शायद मुख्यमंत्री या मंत्री भी उनके आदेश पर बिना पढ़े सुने हाँ कर देंगे और बाद में देखने के। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि जो मध्य प्रदेश में जो मुखिया हैं वो इतने नीचे ज़मीन से जुड़े हैं कि एक एक चीज़ उनकी आंखों से बिना स्कैन किए निकल नहीं सकती है। दरअसल फिर वो बचने के बहाने भी ढूंढते हैं मनोज जी। जैसे आप सेक्स वर्कर की और सैलून वर्कर की बात करें हम, तो उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि सेक्स वर्कर को सैलून वर्कर कर दीजिए, तो उससे बच जाएंगे। लेकिन एक फजीयत हो गई वही मध्य प्रदेश में, जहाँ पे सेक्स वर्कर फ्री जो राज्य हैं, हम घोषित हो चुके हैं, उन्हीं अधिकारियों को पता है कि मध्य प्रदेश में सेक्स वर्कर नहीं है। एक समय था जब उज्जैन में सेक्स वर्कर काम करते थे, लेकिन इस मध्य प्रदेश सरकार ने इस सेक्स वर्करों को रोजगार पे लगाया। बिल्कुल, वहाँ भारतीय मुख्यमंत्री बनी इस समय 2003 सबसे पहले 4 के पहले ही वो बात अलग है कि चोरी छुपे जिस तरह अपराध होते हैं वैसे हो रहा होगा, लेकिन आप उसको लीगल नहीं कर सकते। नहीं है, बिल्कुल। तो अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार की मंशा क्या है,
सरकार क्या चाहती है, उसकी नीति क्या है, उसके घोषणा पत्र क्या है, उसके अनुरूप उनको काम करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि यदि बाबू ने कुछ लिख दिया है तो अफसर साइन कर देता है। बाबू के अनुसार सरकारें चल रही हैं, तो जो बड़े बाबू हैं फिर उनको इतनी बड़ी भारी भरकम तनख्वाह क्यों दे रही है सरकार? ये एक बड़ा सवाल है बिल्कुल। और जो एक फार्मूला नहीं तो वो लागू कर दिया जाए 30-50 का। बिल्कुल, 30-50 क्या का 50 साल के फार्मूला। होगा या 30 साल की नौकरी हो गई है तो आप घर जाइए, लागू कर दिया जाए तो बिल्कुल। तो अब मनोज जी अगली खबर का रुख करते हैं। जाते जाते बात एक मंत्राणी की। दरअसल उन्हें एक खबरन 20 का एसएमएस पसंद नहीं आया तो बखेड़ा खड़ा हो गया। वैसे तो सरकार मंत्री हो या अफसर सभी को सरकारी फ़ोन की सुविधा देती है, लेकिन खर्चा भले ही सरकार उठाए, ये फ़ोन अपनी मर्जी से उठाते हैं। फिर चाहे आप जरूरी कॉल ही क्यों ना कर रहे हों, ना फ़ोन पर मंत्री उपलब्ध होते हैं ना अफसर। बात हो रही थी एक मंत्राणी के फ़ोन की। एक रिपोर्टर ने हालचाल पूछने एसएमएस कर दिया तो वे बिफर गईं और मामला पुलिस तक जा पहुंचा और बात माफ़ी मांगने तक आ गई। आखिर मनोज जी क्या वजह है कि अफसरों को सरकारी फ़ोन दिया है, सरकारी उनको बिल भरती है, तमाम तरह की सुविधाएं इसलिए दी हैं कि आप जनता से जुड़ें, जनता के हाल चाल जानें, लेकिन आप फ़ोन उठाते नहीं हैं। एसएमएस करो तो आपको लगता है कि आपकी निजता पे दखल दे दिया। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल कह रहे हैं। अगर हम पिछले इसी कोरोना काल में देखें कि प्रदेश सरकार ने अफसरों की ड्यूटियां लगाई थी, फूड इंस्पेक्टर की बात हो, ड्रग इंस्पेक्टर की बात हो, तमाम सारे अफसरों की, कि किसको इंजेक्शन की व्यवस्था कराना, किसको ऑक्सीजन की, नंबर जारी किए गए थे सोशल मीडिया में सरकार की ओर से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि अगर आपको ये दिक्कतें आती तो इनको फ़ोन करिए आप। तो हम देखते थे कि नंबर उठते नहीं थे। हमने देखा कई सारे अफसरों के नंबर बंद आते थे, वो बात नहीं करते थे, या उठाते थे तो वो जवाब सही से नहीं देते थे, लोग परेशान होते थे। वो मंत्री तो कम से कम इस स्तर पे बचना चाहिए, क्योंकि जनता से उनका सीधा सरोकार होता है। और जिस खबर की आप जिक्र कर रहे हैं, जिस एसएमएस का, उसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक था भी नहीं। केवल हालचाल पूछने के लिए एक सहज भाव में पूछा गया था कि आपके हालचाल क्या है। इसके बाद एक अफसर, डीआईजी रैंक के अफसर के यहाँ से फ़ोन आ जाता है और उनको बिल्कुल उनकी जो है पत्रकार महोदय की क्लास लगा दी जाती है। और मज़े की बात है कि इंटर स्टेट का मामला है, कि पत्रकार महोदय छत्तीसगढ़ में है, मंत्री मध्य प्रदेश की है। देखिए मनोज जी, हमने ये भी देखा है कि खासकर जैसे पुलिस महकमा ऐसा है, ऐसे कई महकमे हैं, नगर निगम है, तमाम तरह के स्वास्थ्य महकमा है, जहाँ पर आपको तत्काल फ़ोन नहीं उठाएंगे तो बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, लोगों को दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, हम देखें डायल 100 हो, अगर एम्बुलेंस सेवा हो, ये सारी ऐसी चीज़ें कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड कई बार कीमती साबित होता है। तो कई बार ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी को सरकारी फ़ोन दे रखा है तो वो सरकार की फ़ोन है, एक पद नाम के लिए दिया है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया है। यदि वो आप फ़ोन नहीं उठा सकते हो तो नीचे वाले अधिकारी को, जिसको आप अपनी जिम्मेदारी दे के जा रहे हो, यदि हम थाना प्रभारी की बात करें, एसपी की बात करें, कि यदि वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो ड्राइवर है उनके पास, गनमैन है, जिस तरह से हमने कई नेताओं को देखा है कि फ़ोन कॉल वापस आते हैं उनके पास यदि उठा और नहीं एक पाते। अच्छी चीज़, आप कॉल डाइवर्ट कर दीजिए कि आपको लगता है कि आपकी अनुपस्थिति में कोई आपसे जो सेकंड नंबर का अधिकारी है और इस तरीका का कोई कॉल आता है तो आप उस पर कॉल फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास निजी फ़ोन होता है निजी बातचीत करने के लिए। सरकारी फ़ोन है तो जाहिर है कि या तो किसी अफसर का फ़ोन आएगा, या किसी पब्लिक का फ़ोन आएगा, या विभाग के किसी आदमी का फ़ोन आएगा, तो आप उस पर कॉल डाइवर्ट कर दीजिए ताकि संबंधित आदमी को वहाँ पर फ़ोन चला जाए, या आप अपने बंगले के लैंडलाइन पर कर दीजिए ताकि आपका अर्दली कम से कम फ़ोन को अटेंड कर ले, और उसको लगता है कि बहुत ज़रूरी बात है तो वो आपको अवगत करा दे, या आप उसको बता दीजिए कि उनकी अनुपस्थिति में किसको बताना है, ताकि तत्काल जो भी ज़रूरतमंद है, उसको यदि ज़्यादा ज़रूरत है तो उसकी मदद पहुंच सके। आपके पास मदद के लिए कोई फ़ोन लगा रहा है, अनावश्यक तो फ़ोन आपके पास लगाने की कोई मंत्री के पास, बिल्कुल कोई मौसम का हाल तो पूछेगा नहीं। हाँ, किसी मंत्री को लगा हिम्मत भी नहीं है किसी आम आदमी की जो आपको किसी बेवजह फ़ोन लगा दे, वो यदि आपको ज़रूरत के लिए ही फ़ोन लगाएगा। मनोज जी, हमने ये भी देखा है कि यदि पिछली बार की भी हम बात करें, इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं, 105 एम्बुलेंस वगैरह तमाम तरह की ये गाड़ियाँ डायल 100 क्यों चली, इसलिए कि तत्काल रिस्पॉन्स मिले, बिल्कुल उससे लोगों को राहत मिलती है, लोगों की मौत का आंकड़ा कम हुआ है इस वजह से। तो इसी तरह का कोई फार्मूला होना चाहिए, या तो कंट्रोल रूम के माध्यम से अधिकारियों के कोई फ़ोन वो हो जाए, या फ़ोन तत्काल नहीं उठाएं तो उस पर एक्शन हो, सरकार कोई व्यवस्था करे। निश्चित तौर पर सरकार को कुछ एक इस पर व्यवस्था करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री को कई बार रैंडम चेक कर लेना चाहिए, किसी लैंडलाइन से किसी अफसर को जिसको उन्होंने जिम्मेदारी दी है उसको वो आम आदमी बन के फ़ोन लगा लें और एक रिस्पॉन्स देख लें कि 10 अफसरों को अगर वो लगा रहे हैं तो कितने लोग उसमें उठा रहे हैं, कितने नहीं उठा रहे हैं, या कितने उस पर कॉल बैक कर रहे हैं। तो इससे पता लग जाएगा कि जब ऊँचे बड़े अफसरों की, जिनके पास बहुत गिनती के फ़ोन आते होंगे, उनके जब ये हाल है तो जो नीचे का अफसर वो क्या करते होंगे। तो पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।